एक आम बंदे से पूछेंगे आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, बोलता है जी पूरा पाकिस्तान मेरी टारगेट मार्केट है। भाई पूरा पाकिस्तान कैसे तुम्हारी टारगेट मार्केट है? स्टार्टअप जो फेल होते हैं तो उसके एक समराइज बता दें कि वो क्या आपने ज्यादातर आर्टिकल पोस्ट किए हैं। अब आप एक तो ये है कि आप उसको कचरे की नजर से देख रहे हैं, दूसरा बंदा ये है कि उसको अपॉर्चुनिटी की नजर से देख रहा है। इसको तो ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है ना। कितनी बड़ी इंडस्ट्री, अगर वो वहां पर जाए उसी को रिसाइकिल करे तो आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं, आप एनवायरमेंट को भी फायदा दे रहे हैं और अपने लिए पैसे भी अर्न कर रहे हैं। बीवी के साथ क्या डायलॉग था, बीवी के साथ तो शराकतदारी कर सकते हैं, पार्टनर के साथ नहीं कर सकते। एक दफा आपको एक प्रॉब्लम मिल गई ना तो उसका सोल्यूशन बना के उसके लिए फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती है मार्केटिंग करने के लिए। वो एक जेन्युइन इशू होता है। हमारे यहाँ पे ये कि लोग सोल्यूशन बना के उसके लिए प्रॉब्लम ढूंढ रहे होते हैं। अभी तक स्टार्टअप अपने पब्लिक पे किया है, क्योंकि अभी तो रिसेंटली खुले ना सैगा, कोई स्टार्टअप पब्लिक करा, किसी की ऐप चले गई है या लोग ना अपना आइडिया शेयर करते हुए बहुत डरते हैं, बोलते हैं यार चोरी हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। यार कोई चीज चोरी नहीं होती है। अगर कोई चोरी कर भी लेना, अगर आपका आइडिया ना तो आपसे अच्छा कर नहीं सकता, आप उससे अच्छा ही करेंगे। कि एक कॉमन मिस्टेक जब करेंगे, यार ये तो मैंने हर स्टार्टअप में देखी है। क्लाउड से चलो तुम एक सॉफ्टवेयर तो बना लोगे, बाद में जब उसकी मेंटेनेंस करनी होगी, उसमें कोई मसला आएगा तो उसके साथ क्या करोगे? अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तहसीन सर भाई, आप पहले सुनाएं। तो आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने का। हमारा होता है हमेशा एक टॉपिक, आज के साथ मैंने आपका टॉपिक सेलेक्ट किया है ना, स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं, बिकॉज आपकी जर्नी है, हम वो भी जानेंगे। तो व्यूअर्स आज जो है ना, तकरीबन आपको पता होगा कि 80 से अबव 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, जिसमें आजकल एंटरप्रेन्योर के नाम से जो स्टार्टअप खुल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है। बिफोर डाइव इन द टॉपिक्स, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले कि ये टॉपिक हमने आपके साथ क्यों सिलेक्ट किया। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि क्या जर्नी रही, क्या कर रहे हैं आजकल। ओके, थैंक यू सो मच तहसीन भाई, पहले तो बुलाने के लिए और एक मौका देने के लिए, बात करने के लिए। स्टार्टअप क्यों फेल होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं खुद एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ और 4-5 स्टार्टअप्स मैंने भी स्टार्ट किए जो कि फेल भी हुए, कुछ थोड़े बहुत चले भी। और फेलियर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने सीखी अपने लास्ट बॉस से, मैंने सीखी थी, जो उन्होंने बात बताई कि यार फेलियर को हमारे यहाँ पे बिल्कुल एक शेम की तरह लिया जाता है। मतलब लोगों को शर्मिंदा किया जाता है कि यार तुम इस चीज़ में फेल हो गए, तुमने ये काम तुमसे हो नहीं पाया, तुम ये कर नहीं सके हो। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शायद कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए बने नहीं हुए होते, या कुछ चीज़ें लोग गलत तरीके से स्टार्ट कर देते हैं, या ये होता है कि लोग प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में फेलियर देखता है। बट वो एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि बोलते हैं गलतियाँ इंसान पूरी ज़िंदगी करता है, बट अक्लमंद इंसान वही होता है कि जो एक दफ़ा गलती कर दे तो वो गलती दोबारा ना करे, अगली दफ़ा कोई नई गलती करे। तो ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है और एक मेरा आप उसे कह सकते हैं कि एक मोटिव भी यही रहा है कि हमेशा नई गलतियाँ करता हूँ, पुरानी गलतियों से सीखता हूँ। तो कोई एक गलती तो बताएं कि ये वाली मेरी गलती सबसे बुरी गलती है जो याद रहे। बुरी गलतियाँ तो क्या कोई ऐसा कि गलती जो आपको हो कि यार ये नहीं करनी चाहिए थी मुझे? नहीं, मुझे किसी गलती का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हर चीज़ से मैंने सीखा है। मैंने सबसे पहले एक स्टार्टअप किया था, एक 2012-13 में मैंने पेशावर में एक स्टार्ट किया था, एक टूरिज़्म का हल्का प्रोसेस स्टार्ट किया था कि पेशावर को, लोगों का अंदरून पेशावर का पता लग सके। उस ज़माने में अगर आप पेशावर जाते हैं तो आपको सिर्फ दो तीन चीज़ों का ही पता होता है। आपको चरसी तिक्का का पता होता है या किला बाले सार का पता होता है। हर कोई आता है तो ये दोनों में चला जाता है। हालांकि पेशावर इससे बहुत ज़्यादा है। अंदरून पेशावर है, 5000 साल पुरानी पेशावर की हिस्ट्री है। किस्सा खानी बाज़ार है, गोर गटरी है, जहाँ पे मुग़ल दौर में लोग रहे, सिखों का एक एरा रहा वहाँ पे, अंग्रेज़ जब आए वो वहाँ पर थे, बुद्धा का एक रहा है वहाँ पर, और जरतुश्त थे, आतिश परस्त जो होते हैं, उनका एक पूरा रहा है। तो ये सारी हिस्ट्री, ये बताने वाली चीज़ें हैं लोगों को, बट लोगों को पता नहीं है। लोग आते हैं पेशावर में, वो कहते हैं बस यार चरसी तिक्का हमने खा लिया और हम लोग केला बाले सार चले गए, हमने पेशावर देख लिया, चले गए। बट पेशावर पूरा है, आप तकरीबन 2-3 हफ्ते आप पूरा अच्छा खासा पेशावर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने उस ज़माने में वो बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश की, बट हालात पेशावर के उस ज़माने में कुछ ऐसे थे नहीं कि लोग बाहर से आ सकें और वो चीज़ें कर सकें। तो वहाँ से मैंने ये सीखा कि बिज़नेस अब काफ़ी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। शाहिद लाला है और लोग हैं जो वहाँ पे भी वही वाली चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बल्कि मुझसे बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। बट जिस ज़माने में मैंने सोचा था अपने दोस्तों के साथ मिलकर, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार आइडिया जितना मर्जी अच्छा हो, आपको टाइम एंड स्पेस भी देखनी पड़ती है कि यार किस टाइम पे मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। तो वो शायद फिजिबल टाइम था नहीं टूरिज्म के लिए, हालात ख़राब थे और चीज़ें थी। अब माशाल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं, तो अब लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे। तो ये मेरी पहली गलती थी जो कि मैंने स्टार्टअप में की थी, कि एक स्टार्टअप तो मैंने स्टार्ट कर लिया पर ये नहीं देखा कि यार वो फिजिबल भी है उस टाइम के लिए या नहीं। तो था क्या वो, आपका आइडिया क्या था? बेसिकली आइडिया यही था कि हम कोई बाहर से आया है पेशावर से देखने के लिए, तो हम उसको पूरा पेशावर घुमाएं, उसको दिखाएं, 2-3 दिन का पूरा ट्रिप प्लान करें। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी मैं आपसे पूछूं कि आप पेशावर में जाएं तो आपके माइंड में क्या आता है?
सिर्फ 2 ही चीजें आती होंगी, वही चरसी टिक्का आता होगा, या वो जो 100 रुपये 1000 रुपये नोट की जो एक बिल्डिंग बनी होती है इस्लामिया कॉलेज की, वो नजर आ जाता है। तो वो चीजें हैं। तो अब तो पेशावर में मैं आपको ये बता सकता हूँ, अगर आप वहाँ पे जाएं तो आपको पता लगे कि यार किस्सा खानी बाजार है, किस्सा खानी बाजार को अब तो बहुत रेनोवेट भी हो गया, कि उसकी कितनी पुरानी हिस्ट्री है। एक आपको वो भी पता लगता है कि एक तिजारत का मरकज़ था सेंट्रल एशिया का और साउथ एशिया के दरमियान, हिंदुस्तान और ये जो अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तानी मुल्क थे, इनके दरमियान तिजारत का एक मरकज़ था। जो लोग आते थे वहाँ पे स्टे करते थे। तो वहाँ पे जब लोग रात को स्टे करते थे तो अब आपको उस ज़माने में ना नेटफ्लिक्स, टीवी, मोबाइल तो था नहीं, लोगों के पास एंटरटेनमेंट का जरिया क्या था, वहाँ पे बड़े बड़े से होटल्स वगैरह या कहवा खाने वगैरह थे, वहाँ पे लोग स्टे करते थे। तो लोग वहाँ पे एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे। फॉर एग्जाम्पल तहसीन भाई अगर कराची से आ रहे हैं या सिंध से आ रहे हैं तो वो सुनाएंगे कि सिंध में इस तरह हुआ था, एक राजा था, उसकी लड़ाई हुई, वो पूरी कहानी सुनाएंगे। तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते तो वो कहानियाँ वो सुन लेते थे। अगली दफ़ा जब कोई आता था उसको एंटरटेन करने के लिए वो कहानियाँ सुना रहे होते थे वहाँ पर। तो इस तरह से वो स्टोरी टेलर बाजार बन गया, किस्सा ख्वानी जिसको कहा जाता है। तो वो आपको पता लगता है। हमारा प्लान था कि वो हम लोगों को घुमाएं। पेशावर में गोर गटरी है, एक बहुत पुराना, पहले किसी ज़माने में तहसील हुआ करती थी, अदालत लगती थी वहाँ पे। फिर अंग्रेज़ के दौर में मुग़ल एक बादशाह था, उसने, मुझे उसका नाम अभी भूल रहा है, उसने वो बनवाया था वहाँ पर। तो सिखों के दौर की काफ़ी वहाँ पर चीज़ें हैं, जब सिखों का एक राज था वहाँ पर, उनके दौर की चीज़ें हैं। फिर बुद्धिज़्म की काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पर। ज्यूज़ के जो हैं वो ज्यूज़ हो गए, पारसी हो गए, उनके पुराने कब्रिस्तान वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, उनकी बाकियात भी मौजूद हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें देखने वाली वहाँ पर। तो हमारा प्लान ये था, विजिट ये था कि जो भी आए, आप जैसे लोग आए उनको थोड़ा बहुत घुमाए वहाँ पर, उनको पता लगे पेशावर का। तो इसके थ्रू हम बिजनेस बनाने का सोच रहे थे एक। तो ये तो आइडिया तो बुरा नहीं है, इस पे क्या मसला है? बस वो टाइम गलत था इस वजह से कह रहे हैं, तो आप शुरू कर ले, क्या है? नहीं, वो टाइम गलत था बिल्कुल। उस टाइम पे वो चीज़ हो नहीं सकी क्योंकि हालात ख़राब थे। पेशावर के हालात उस टाइम पे इतने अच्छे थे नहीं। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात हो गए। अब मैं पेशावर में नहीं रहा हूँ, उसके बाद मैं मूव कर गया, मैं इस्लामाबाद आ गया, मैंने और आइडियाज़ आ गए, चीज़ों पर काम किया, तो वो चीज़ें शायद तो दूसरा स्टार्टअप क्या फेल हुआ आपका? दूसरा स्टार्टअप फिर एक था fanstore.pk के नाम से, जो कि हमने 3-4 साल बहुत मोटिवेशन की जगह हम डीमोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, फेलियर बता के। नहीं, देखें, फेलियर हर इंसान की जिंदगी में होते हैं। बट हमारे यहाँ पे मसला ये है कि लोग फेलियर पे बात करते हुए डरते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि यार मैं बात करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग बोलेंगे यार ये तो ये भी नहीं कर सका। और हालांकि हम सब देखें तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने फेलियर को अपने अंदर रख लेते हैं। जब तक आप फेलियर दूसरों को बताएंगे नहीं, लोगों को पता नहीं लगेगा, तो लोग दूसरी गलतियां करेंगे नहीं। और जब तक आप गलतियां करेंगे नहीं तो आप सीख नहीं सकते। मैंने पहली गलती की, मुझे उससे सीखने को मिला। दूसरा था, मैंने लाहौर में कुछ दोस्त थे, उनके साथ मैंने स्टार्ट किया था fanstore.pk के नाम से, जिसपे हम यूट्यूबर्स की मर्चेंडाइजिंग करते थे। जितने भी यूट्यूबर्स थे उनकी जितनी भी टी शर्ट्स हो गई, मग्स हो गए, इस तरह के प्रिंट करके वो मर्चेंडाइजिंग उनकी कर रहे थे हम। वो भी काफ़ी अच्छा 3-4 साल चला। फिर कोविड आ गया, उसकी वजह से थोड़ा सा हालात वगैरह ख़राब हो गए। और फिर ये भी पेशावर में कर रहे थे या नहीं? ये मैं पेशावर में था उस टाइम, मैं इस्लामाबाद में था, मेरे कुछ दोस्त लाहौर में थे, तो हम मिलके कर रहे थे ये मिलके। उसमें मैं मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें वगैरह मैं देखता था उसमें। और मर्चेंडाइजिंग में क्या क्या चीज़ें देते थे आप उसको? टी शर्ट थी, मतलब फॉर एग्जांपल यूट्यूबर उसमें हमारे पास थे, रज़ा सामो का आपने नाम सुना होगा, वो थे हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। और भी काफ़ी यूट्यूबर्स थे जो हमारे पास ऑन बोर्ड थे उस टाइम। तो क्या करवाते थे? उनकी बेसिकली ये था कि हर यूट्यूबर के फैंस होते हैं। क्योंकि मैं इसलिए इस पे आपके साथ जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा काम है ना, तो मैं सोच रहा था यार आइडिया तो बिजनेस जबरदस्त बेसिकली आइडिया आ रहा है ना, आपको समझ में आ गई बात? जी बिल्कुल। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली उसमें मर्चेंडाइजिंग ऑप्शन शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त होगा, आपके पास यूट्यूबर्स हैं। उसमें ये होता है जो भी जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इरफान जुनैद जो है या डकी भाई है या इस तरह के क्या नाम है, जुनैद अकरम है, इन सब की कोई एक लाइन होती है जो बहुत फेमस होती है। सही है, ठीक है। अब जिस तरह रज़ा सामो की एक थी, बहु नामी राजा जी, इस तरह की कुछ लाइन्स थी, वो चीज़ें थी। तो उनके जो फैंस होते हैं फिर वो चीज़ें वो करते हैं और उनके साथ मिलियंस के हिसाब से उनके फैंस होते हैं। तो हमने ये किया था कि उनकी जो फेमस लाइन्स हैं या फेमस जो चीज़ें हैं वो उठा के, अब जिस तरह गंजी स्वैग है, ठीक है, अब जो उसके फैंस हैं उनको तो वो चीज़ अच्छी लगेंगी, वो पहनना भी चाहेंगे, वो चीज़ें भी करना चाहेंगे। तो हमारा यूट्यूबर से बातचीत होती थी। अब हम उनकी जितनी भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ें वगैरह, डिज़ाइनिंग वगैरह सारी हम लोग करते थे और वो लोग मर्चेंडाइजिंग उनके नाम से होती थी और चीज़ें उनके नाम से सेल होती थी और उनका एक पार्ट जो है वो उनको जाता था और कुछ प्रॉफिट जो है वो हमें रह जाता था। बैक एंड पे सारा हम कंट्रोल करते थे। उसके लिए जितनी उसकी यूट्यूबर की, मतलब बाहर होता है, अब पाकिस्तान भी स्टार्ट हो गया, यूट्यूबर्स खुद भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से। इरफान जुनेजो का भी है मेरे ख्याल से, और भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं वो अपनी मर्चेंडाइजिंग अब खुद कर रहे हैं। बट हमारा ये था कि एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सारे जितने भी हैं तो उनको मिल जाएगा। फैंस्टोर जरूरत तो इस चीज़ की आज भी है, मतलब अभी भी कितने सारे स्टार्टअप के लिए जितने भी स्टार्टअप्स खुल रहे हैं उनको मर्चेंडाइज चाहिए होता है। अब तो बल्कि मेरे ख्याल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा खुल गई। बट उसमें ये हुआ ना कि फिर मार्केट में हम लोग ना एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे थे उस टाइम पे। अब ये है कि जितने भी जो बड़े मतलब जितने भी बड़े कारखानादार थे या जितने भी बड़े होलसेलर थे या जितने भी बड़े बनाने वाले थे, अब उन्होंने खुद वो काम शुरू कर दिया ऑनलाइन। अब आप ईलो को देख लें, इस तरह के और जो ब्रांड हैं अब वो खुद कर रहे हैं, तो उनके साथ कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर।
एक तो ये होता है कि मैं उनसे लेकर चीज़ दे रहा हूँ, फिर ये है कि वो खुद अब वो चीज़ बनाने लग गए हैं, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कम्पीट करना उनके साथ। वो बेसिकली डायरेक्ट वेबसाइट पर इंटीग्रेशन, उनको बोला लोगो डालो, सारा काम ले लो। एग्जैक्टली ये चीज़। तो आपने उस वक्त वेबसाइट नहीं बनाई थी, बस मैनुअल वेबसाइट वगैरह थी, हमारा सब कुछ था, बट उस टाइम पे ये था कि हम बनवा रहे थे मार्केट में लोगों से। बट ये था कि बाद में जब वो खुद बनाने लगे तो फिर हमें प्राइसेस में और चीज़ों में फिर आप कम्पीट नहीं कर सकते उनके साथ। और उस ज़माने में इतना आइडिया था भी नहीं कि यार हम फंडिंग उठा सकते हैं, हम खुद भी अपना यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद से मुझे ये मिला था कि यार स्टार्टअप के अंदर पैसा फंड रेज करना, ग्रांट्स या इन्वेस्टमेंट लेना कितना ज़रूरी होता है। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी थी। फिर और फिर तीसरा भी बता ही दें आप। तीसरा फिर मेरा हुआ था फेलियर चल रहा है। तीसरा है वो थोड़ा बहुत अभी चल रहा है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज़ कबाड़ी.pk के नाम से था। और बेसिकली इसका आइडिया ये था, कबाड़ी के माइंड आपको सुनना, आम जो कबाड़ी 3 डब्बे वाले जो कबाड़ी वगैरह होते हैं वही आते हैं, उसी चीज़ को हम ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। इसको हम कहते हैं उबराइजेशन ऑफ कबाड़ीज। ये तो बंदा मेरे पास किसी ने मुझे जो लाइनअप किया हुआ है वो उसने मुझे अपना स्टार्टअप भेजा हुआ है कि मैं मतलब आप कबाड़ी कचरे वाला काम ना, बिल्कुल तो आप उनकी वेबसाइट पर जाएं और जो भी सामान लिख दें खुद ही पिक करेंगे, रेट भी उन्होंने डिफाइन किया। एग्जैक्टली तो यही कि आपका काम चल रहा है। बिल्कुल। और ये इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें तो मैं कहता हूँ हर कोई आए इसमें काम करे, क्योंकि आप सबसे पहले कराची का आप देख लें, कराची के अंदर कितना बड़ा कबाड़ी वाला कबाड़ी.com, उसी में कबाड़ी.com लगा है। बिल्कुल, हमारा तो कबाड़ी नाम क्या था, कबाड़ी.pk के नाम से था, है अभी भी। और इसमें क्या मसला है था आपके साथ? मसला तो नहीं, इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, साथ साथ लगा हूँ उसको, अभी मैं उसको थोड़ा सा डिजिटलाइज कर रहे हैं और उसको हम ये देख रहे हैं उसको। NIC में एक बंदा बैठा हुआ है इसमें जो इस पे उसका भी स्टार्टअप है। बिल्कुल काफ़ी है, पेशावर में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, यहाँ पे कैश बिन के नाम से है, डस्टबिन के नाम से है, कबाड़ी के नाम से है, ऑनलाइन कबाड़ी के नाम से है, एक है वेस्ट वॉरियर्स के नाम से है। ये तो बहुत ये बिजनेस तो जितना ज़्यादा लोग प्रमोट कर सके, क्योंकि आपको देखा हुआ है, अब अगर मैं कराची में रहते हुए मुझे पता लग रहा है, आप जगह जगह पे जाए आपको कचरे के बहुत बड़े बड़े ढेर नजर आते हैं। अब आप एक तो ये है कि आप उसको कचरे की नज़र से देख रहे हैं, दूसरा बंदा ये है कि उसको अपॉर्चुनिटी की नज़र से देख रहा है। इसको तो ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है ना, कितनी बड़ी इंडस्ट्री। अगर वो वहाँ पर जाए, उसी को रिसाइकिल करें, तो आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं, आप एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा दे रहे हैं और अपने लिए पैसे भी अर्न कर रहे हैं। तो ये तो इतना बड़ा बिजनेस है कि कराची के अंदर 25-30 अगर स्टार्टअप आ भी जाए तो भी मेरे ख्याल से ये मार्केट कम नहीं होगी। और दूसरा ये कि फ़ायदा होगा लोगों का। आप देख लें, उस वेस्ट की वजह से और चीज़ों की वजह से कितनी बीमारियां फैल रही होती हैं, कितनी चीज़ें हो रही होती हैं, वो भी कम हो जाएंगी। साथ साथ लोगों को एक वाइट कॉलर, एक रोज़गार का मौका भी मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट कि लोग गली गली घूम रहे हैं, तो उनको ये मिलेगा एक जगह से जाके वो सारी चीज़ें पिक कर सकते हैं, आराम से एक वेबसाइट पर जाए वो कर लें। बट इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इसमें मसले आ रहे थे। मार्केट का मसला है, मार्केट करेंगे तो लोग आएंगे ना, क्योंकि मार्केट ही नहीं हो पा रही इस तरह की चीज़ें। आपने जैसे इतने सारे नाम लेते क्योंकि आपके एरिया है, लेकिन कहाँ पर इसके बिलबोर्ड या कोई साइन या कुछ लगता कि अपना कचरा हमें दें, ऐसा क्योंकि टैगलाइन बना के। हाँ, ये है, मार्केट करना चाहिए। मेरे ख्याल से फेसबुक एक अच्छा टूल हो सकता है। दूसरा जो मुझे लगता है ना कि हमें ना इस काम में जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, पिछले 1-2 साल मैंने इसके साथ काम किया। मैंने पेशावर में बहुत लिमिटेड कर दिया इसको, इस्लामाबाद में एक जगह पे हो रहा है पेशावर में। ये है कि हम जब कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, तो हम मार्केट रिसर्च तो कर लेते हैं, बट ये नहीं देख रहे होते हम लोग ना बहुत बड़ा एरिया रख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं कराची में जब इसको मैं लॉन्च करूँगा, तो कराची में मेरा प्लान ये है कि मैं ना अगर गुलशन का सिर्फ एक ब्लॉक लूँगा, ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2, एक ब्लॉक लेके वहाँ से स्टार्ट करूँगा। और लोग गलती क्या करते हैं कि वो पूरे कराची में अपनी एडवर्टाइजमेंट तो कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मेरा जो सेंटर है जहाँ पे मैं पिकअप करके लेता हूँ, वो मेरा है सोराब गोड के पास या हाईवे पे मैंने कहीं अपनी लोकेशन ली हुई है। और अब एक बंदा मुझे DHA से कॉल करता है कि यार मेरे घर से आके आप वेस्ट ले जाएं, या वो जो कबाड़ मेरे पास पड़ा हुआ है। अब आपकी गाड़ी वहां पर जाती है, गाड़ी वहां से वापस आती है और वो बंदे के पास 10 किलो वेस्ट है टोटल। तो आपका तो आने जाने की कॉस्ट ज़्यादा हो गई। तो आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर अपनी एडवर्टीजमेंट करें, और वो सिंपल यही है कि आप A4 साइज़ का पेपर होता है, सबसे आसान एडवर्ट। एक तो आप फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, A4 साइज़ के पेपर है, उस पर आप प्रिंट करवाएं, सादा प्रिंट करवाएं, उसको आधे काट कर 1-1 रुपये मेरे ख्याल से आराम से प्रिंट हो जाता है। अगर आप एक गुलशन का एक ब्लॉक लें, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट करें, वो आपको करीब भी पड़ता है, वहीं से आप वेस्ट उठाएं। जब आपको पता लग जाए कि यार अब मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ से मेरा क्लाइंट बढ़ रहा है, आपके पास पैसे भी आ गए, तो आप अपने लिए एक और स्टेशन खोल रहे हैं, दूसरा ब्लॉक शुरू कर दें, तीसरा ब्लॉक शुरू कर दें। आप अब अपने पूरे कराची में एडवर्टीजमेंट कर दिया ना, आप पहुँच सकते हैं। इस तरह कस्टमर का भी मसला आता है, वो बोलता है यार कॉल करो तो आते नहीं है। अब ये भी देख रहा होता है कि यार अब मैं DHA तक जाऊंगा, वापस आऊंगा, या फॉर एग्जांपल मैं PECHS जा रहा हूँ, किसी और सोसाइटी में जा रहा हूँ जो कि बहुत दूर पड़ती है, तो मुझे वारा नहीं खाती वो चीज़। तो इस पर थोड़ा सा मार्केट रिसर्च की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा इंसान इस पर थोड़ा सा काम करे। अब तो अच्छे खासे टूल्स आ गए, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, आपको बता देते हैं, रिसर्च कर देते हैं आपके लिए। यार ये वैसे अच्छा आइडिया दिया अभी कि वो पूरा अगर मार्केट करा, फिर वो ट्रैवलिंग की कॉस्ट, अभी तो पेट्रोल इतना ज़्यादा जा रहा है, तो स्टार्टअप तो यहीं फेल हो गया ना।
तो उसको थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत है। अगर वो छोटा एरिया रखे और गुलशन का हाँ जहाँ पे वो खुद रह भी रहा है तो इजीली उसके पिकअप होगा, उसका खर्चा भी इतना नहीं होगा। या डायरेक्ट डिफेंस में जैसे कचरा वहाँ पे थोड़ा सा होता है तो डायरेक्ट डिफेंस से शुरू कर दे, वहाँ पे जैसे इतना कौन जाके बेचेगा। गुलशन में तो फिर भी थोड़ा बहुत एरिया में शॉप्स हैं, तो बस ये वो देखना पड़ता है ना उसको जी जी। वरना एआई पे डाल दें, क्लाउड उस पर डालें, वो बता दें कौन से एरिया में ज्यादा कचरा होता है। बिल्कुल। या फिर हो सकता है इंडस्ट्रियल साइड पे चले जाए डायरेक्ट, ये देखें डिस्कशन में इंडस्ट्रियल साइड पे ज्यादा चला जाए। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत बड़ा मार्केट है वो भी बहुत, बट वहाँ पे भी कुछ प्लेयर अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसमें जो अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको ऐप के थ्रू ले आते हैं ना तो बड़ा फायदा हो जाता है ऐप के थ्रू। अच्छा दूसरा ये एक और चीज़ भी, अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं तो इससे अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है। लोग बोलते हैं यार हम क्या स्टार्ट करें। हमारे यहाँ पे ये है ना कि लोग ना एक चीज़ों का ना बहुत मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करूँ, लोग ना बहुत अशेम्ड फील करते हैं कि यार अब तुम कबाड़ी का काम करोगे यार। अच्छा अब आप मूची को ऑनलाइन कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे ये है कि जो प्रोफेशंस हैं, जो इस तरह के जो चीज़ें, जिस तरह मूची का काम हो गया या दूध वाले का काम हो गया, गवाला जिसको कहते हैं, या कसाई का काम हो गया, हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में उनको ना एक बहुत अजीब नज़र से देखा जा सकता है। जो हाथ का काम करते हैं, जो मेहनत से काम कर रहे होते हैं, जिस तरह आपका तरकान हो गया या आपका लोहार हो गया, अक्सर लोगों ने, बल्कि मैं कहूँगा कई लैंग्वेज में हमने को गाली बनाया होता है, तो लोग वो काम करते हुए शर्माते हैं। तो मैं कहता हूँ यार वो काम है, आप जो चीज़ आपकी अपनी है आप उन चीज़ों को आप जो देखें, आप तरकान का काम है आप इसको ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं, बल्कि काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। आप ऑन डिमांड काम करें, लोगों को जब पास जाएँ, लोगों को ऑर्डर लें, कस्टमाइज बना कर दें उनको। इसी तरह दूध वाला काम है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बल्कि काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। तो चीज़ों को मॉडर्नाइज करें, चीज़ों को शर्माएं नहीं उसमें। अब ये कि आपको कहेगा यार तुम कसाई वाला काम कर रहे हो, यार अब तुम कबाड़ी बन गए हो। सबसे पहले तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा तुम तो कबाड़ी बन गए हो। तो फिर मैंने अब मुझे समझ आया, मैंने बोला अम्मी मैं कबाड़ी में ना, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ उस बंदे को थोड़ा सा अच्छा वर्ड देने के लिए। बट एट द एंड मुझे ये लगता है कि यार ये वर्ड हमने इसको गाली क्यों बना दिया। हमारे यहाँ पे जो लोग एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आपके पास शायद पॉडकास्ट पे भी आते होंगे कि जी मैं एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे होते हैं? कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। और जो बंदा वाकई एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है, जो आपको प्लास्टिक रिसाइकल करके दे रहा है, जो आपको कागज रिसाइकल करके दे रहा है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? कबाड़ी है। उसको तज़हीक़-आम एक नज़र से देखा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये बहुत हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। और दूसरी तरफ जो बंदा वाकई काम, जो बंदा एक कॉन्फ्रेंस में बैठ रहा है और अपने साथ एक टैग लगाया हुआ है कि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, ओ यार ये तो बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है, ये तो एनवायरमेंट के लिए काम कर रहा है, सिर्फ बातें कर रहा है। और जो बंदा वाकई काम कर रहा है उसको हमने गाली बनाया हुआ है। अगर कोई मैं बताया यार तुम क्या कबाड़ी बने हुए हो, अल्फाज का हेर फेर है ना, अल्फाज का हेर फेर। और दूसरा हमारी मेंटालिटी का है। हमें एक चीज़, जो बंदा किसी बड़े होटल में या थोड़ी सी इंग्लिश करके बात कर रहा है तो हमें लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा अकलमंद बंदा है। हमारे यहाँ पे यही होता है ना कि CSS के बंदे ने पास कर, इसकी इंग्लिश अच्छी है तो ये बहुत अकलमंद है, ये बहुत जीनियस बंदा है। उसके मुकाबले में अगर किसी बंदे के पास इंडिजिनस नॉलेज है, लोकल नॉलेज है, वो पंजाबी में बात कर रहा है, उर्दू में बात कर रहा है, सलीस उर्दू में बात कर रहा है, या पश्तो में बात कर रहा है, बलोची में बात कर रहा है, नहीं यार ये थोड़ा सा वो है, इससे थोड़ा सा रखो यार, ये आउट फैशन है, यार आपको तहजीब नहीं है। आप इंग्लिश में बात करें तो आप बहुत तहजीब याफ्ता लगते हैं। आप एक गाली इंग्लिश में दें तो लोगों को अच्छी लगती है, वही गाली आप अपनी मकामी ज़बान में दें तो लोग बोलते हैं यार ये तुम क्या कर रहे हो। ये हमारे सामने मिसालें हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, आपके आर्टिकल भी पोस्ट हुए हैं डेली टाइम्स पे भी और डिफरेंट मतलब सोर्सेज की, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट थी उस पर भी था। उस पर आपने ज़्यादातर फोकस किया कि स्टार्टअप जो फेल होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार आप हमारी पॉडकास्ट पे उसकी एक समराइज बता दें कि वो क्या आपने ज़्यादातर आर्टिकल पोस्ट किए हैं। अच्छा, 2-3 मेजर चीजें। ज़्यादातर आपका फेलियर की साइड पर फेलियर भी है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर फेलियर्स जिसको एग्जैक्टली मुझे लगता है कि फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को वो पता होना चाहिए ताकि वो काम ना करें। उनको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या काम नहीं करना। सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि हम लोग ना स्टार्टअप, एक तो कहते हैं हमारे लोग बहुत जीनियस है, बहुत जीनियस है। मुझे इस चीज़ से बहुत मतलब ना चिड़ सी होने लगी। हमारे लोग बिल्कुल भी जीनियस नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, यूएस में अगर कोई बिजनेस अच्छा चल गया ना, हाँ नहीं ये अब रियलिटीज़ है, उसकी मैं आपको मिसाल भी दे रहा हूँ। कोई चीज़ यूएस में अच्छी चल रही है ना, तो वो चीज़ उठा के मैं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, वो नहीं पॉसिबल। यूएस की मार्केट डिफरेंट है, वहाँ के लोग डिफरेंट हैं, वहाँ के लोग का बिहेवियर डिफरेंट है। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पे फंड है, वहाँ पे पैसा है। एग्जैक्टली वो खरीद लेते चीज़, उनके परचेजिंग पावर है, हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है। अब यहाँ पे उबर थी, करीम आया, हमने यहाँ पे लोकल वर्जन बनाना शुरू कर दिया उसके। भाई आप कोई नई चीज़ लेकर आओ उसमें, नहीं। जब तक InDrive आया, InDrive ने उबर और करीम से थोड़ी डिफरेंट चीज़ दे दी। उसने लोकल मार्केट को समझा। जो चीज़ मुझे लगता है कि हमें करनी चाहिए थी, वो बाहर से एक बंदे ने आके की। क्या किया, InDrive ने हमारी नेचर को समझा कि हम साउथ एशियन या पाकिस्तानी, हमारी नेचर क्या होती है, हमें बार्गेन करने में मज़ा आता है। उबर और InDrive में ये ऑप्शन, उबर और करीम में ये ऑप्शन थी नहीं। InDrive ने आकर क्या किया, आपको बार्गेनिंग की एक सहूलत दे दी। अब जब आप InDrive पे कार करते हैं तो क्या होता है, वो बताते हैं 300 रुपये, आप लिखते हैं नहीं यार मैं तो 200 रुपये में, 200 रुपये में जाना ही नहीं जा रहा। फिर आपको 3-4 लोग रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं कि भाई मैं 300 रुपये में चला जाऊँगा, मैं 290 रुपये में चला जाऊँगा, मैं 250 में चला जाऊँगा।
तो हमारी जो साइकोलॉजी है ना बार्गेन करने वाली, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम देखें सबसे ज्यादा कस्टमर आजकल पाकिस्तान के अंदर InDrive का है, उसने पाकिस्तानी मार्केट को समझा। अब वो बाहर से आके एक बंदा हमें पढ़ के वो चीज़ बना के दे रहा है। हमारे अपने लोग क्या कर रहे हैं, भाई अमेरिका में ये चीज़ बनी है तो मैं वो करूंगा। अमेरिका के अंदर अब मैंने देखा था पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे ने स्टार्टअप बनाया हुआ था पार्किंग स्पेसिस का देने का, क्योंकि अमेरिका में मेरे ख्याल से और ये जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर ये होता है पार्किंग का बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत बड़े बड़े जुर्माने होते हैं गलत जगह पर आप पार्क करते। तो किसी बंदे ने एक स्टार्टअप बनाया हुआ, वो क्या किया हुआ है कि अगर आपके घर में 2-3 गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस है तो आप इसे जिस तरह एयरबीएनबी टाइप का आप इसे ऑनलाइन कर देते हैं, बंदा आपके घर में आके गाड़ी खड़ी कर देता है, थोड़ी सी एक फीस पे कर देता है, घर वाले को फायदा हो जाता है, जो गाड़ी कर रहा है उसकी गाड़ी भी सेफ रहती है। उसने उठा के जी पाकिस्तान के अंदर मैं पार्किंग का मसला हल कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे तो पार्किंग का मसला है नहीं, यहाँ पे तो हर जगह बंदा हर जगह पे गाड़ी खड़ी करता है, पार्किंग सही जगह पे होनी चाहिए। बट उस तरह के मार्केट नहीं है जिस तरह यूएस में, वहाँ पे इतने बड़े बड़े जुर्माने यहाँ पे पार्किंग पे नहीं होते हैं, लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। लोग जहाँ पे पैसे देने होते हैं वहाँ पे गाड़ी नहीं करते, जहाँ पे फ्री होते हैं वहाँ पे वो फ्री में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो अब मुझे ये बताया, उस बंदे ने आइडिया यहाँ पे उठा के तो यूएस वाले ले आया, फिर बाद में वो कहता है कि जी ये आइडिया काम नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं करता। भाई वो पाकिस्तान की मार्केट के मुताबिक नहीं बना वो। फिर लोग कई चीज़ें उठा के लाते हैं, उसको लोकलाइज नहीं करते हैं और फिर गिला करते हैं कि जी हमें फंडिंग नहीं मिलती है। एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम आइडियाज़ इंपोर्ट करते हैं, अपने आइडियाज़ नहीं करते हैं, लोकलाइज आइडिया। जिस तरह मैंने आपको कबाड़ी का बताया, इस तरह दर्जी हो सकता है, ऑनलाइन आप दर्जी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप। जिस तरह मैंने आपको तरकार का बताया, जिस तरह मैंने आपको दूध वाले का बताया, कसाई का बताया, बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन आप कर सकते हैं। बट नहीं कर रहे आप, कुछ लोग कर भी रहे। थोड़ा सा उस पर मार्केट पे रिसर्च करें, अपने एरिया पे देखें, कुछ 2-3 लोगों को अपने साथ मिलाएं। एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग को फाउंडर्स नहीं लेकर आते अपने साथ। हमें ये लगता है कि सब कुछ मैं अकेला कर सकता हूँ, मैं फवाद हूँ तो मैं मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, मैं फवाद हूँ तो मैं मार्केट रिसर्च भी कर सकता हूँ, मैं फवाद हूँ तो मैं अपने लिए सॉफ्टवेयर भी बना लूँगा। हमें को फाउंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब 1 से 2 लोग होते हैं और जो काम डिवाइड कर रहे थे तो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। हमें ये लगता है कि, और कुछ हमारी मेंटेलिटी भी हो सकती है कि यार हमारे पश्तो का एक मुहावरा है कुछ अजीब सा है, वो बोलते हैं बीवी शरीके की होनी चाहिए पर कारोबार शरीकत का नहीं होना चाहिए। मतलब शराकत को हम इतना बुरा समझते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक यार नहीं यार अब दूसरा बंदा ही मुझसे प्रॉफिट लेगा, ये चीज़ हो गई। हम शराकतदारी नहीं करना चाहते, हम किसी को अपने साथ मिलाना नहीं चाहते, उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा फेलियर्स होते हैं। तीसरा एक मसला ये है भाई, यहाँ पे अगर लोग कारोबार शुरू भी कर ले तो उसमें मसला ये होता है कि लोग अपने फाइनेंसेस ठीक नहीं रखते हैं। मैं जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था, हाइव पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे मैं उनका स्टार्टअप्स वगैरह सारी चीज़ें देखता था। तो वहाँ पे जो एक चीज़ मुझे पता लगी, जितने भी स्टार्टअप आते थे फंडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आते थे, तो उनका एक बहुत बड़ा मसला ये होता था कि उन लोगों के पास फाइनेंशियल्स नहीं होते थे। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप एक कारोबार शुरू करें तो आपके पास एटलीस्ट अगर आप इरादा रखते हैं कि अगर आपने इस कारोबार को बढ़ाना है, बल्कि एक सीख भी होगी उन लोगों के लिए, तो आप अपने फाइनेंसिस का सारा ट्रांजेक्शन का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखें जो प्रूफेबल हो। हमारे पास लोग आते थे, जी मैं महीने की 3 लाख की सेल कर देता हूँ। अच्छा आप मुझे दिखाएं कि कहाँ है सेल। वो तो सर मेरे पर्सनल अकाउंट में आती है, कैश में आती है, वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं। और जब तक आप इन्वेस्टर के सामने प्रूफ नहीं करके बताओगे उसको तो यकीन नहीं आएगा ना। वो तो मतलब आपके चाचा मामे का बेटा थोड़ी है कि वो अब डायरेक्ट कहेगा भाई यार पैसे ले लो चले जाओ। फिर लोग गिला करते हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते, फाइनेंशियल ट्रैक्शन हमारी ठीक है नहीं, लोग अपने पर्सनल अकाउंट्स पे कर रहे होते हैं। दूसरा हम लोग रजिस्टर्ड नहीं कराते अपने बिजनेसेस थ्रू प्रॉपर बैंकिंग। अच्छा अब लोग कहते हैं कि ऑनलाइन, यार आप ऑनलाइन में काम करो, इजी पैसा तकरीबन आजकल हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, आप इजी पैसे के थ्रू ट्रांसमिशन करो। और इजी पैसा ये फैसिलिटी भी देता है कि आपको बैंक अकाउंट, आपको मतलब आपके जो कारोबार का अकाउंट खोल देता है, जायज़ कैश, इतनी ज़्यादा ऐप्स आई हुई है, वो सारी आपको ये फैसिलिटीज़ दे रही है, फिर भी लोग नहीं यूज़ करते हैं, कैश में काम करते हैं। और जब आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता। तो ये 2-3 बड़े बड़े रीजन है फेल होने के। पहला तो आपने कहा कि को फाउंडर नहीं, क्योंकि 4-5 एक साथ हो गए। एक तो को फाउंडर नहीं लेते, बिल्कुल, जिसमें शराकतदारी में आ गया। दूसरा आपने कहा कि फाइनेंस को मैनेज नहीं करते, बिल्कुल। और तीसरा हमारा मसला ये है कि प्रॉपर रिसर्च करके काम नहीं करते कि हमारा, बिल्कुल। छोटी सी इसकी मिसाल दूं, हमारे यहाँ पे ये है कि सोल्यूशन हर बंदे ने बनाया हुआ है। तहसीन भाई आप भी अगर मिलते होंगे इस तरह इनोवेटर्स वगैरह, आप इवेंट्स वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, तहसीन भाई मैंने ये प्रोडक्ट बनाई हुई है, तहसीन भाई मैंने ये सोल्यूशन बनाया हुआ है। अब लोगों ने सोल्यूशन तो तकरीबन यूनिवर्सिटी के अंदर हर 100 में से 50-60 बच्चों ने सोल्यूशन बना के रखा हुआ है। अब वो उसके लिए प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। और हालांकि बिजनेस का तरीकाकार ये है कि आप थोड़ा टाइम लो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल टाइम लो, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। एक दफ़ा आपको एक प्रॉब्लम मिल गई ना तो उसका सोल्यूशन बना के, उसके लिए फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती है मार्केटिंग करने के लिए, वो एक जेन्युइन इशू होता है। हमारे यहाँ पे ये कि लोग सोल्यूशन बना के उसके लिए प्रॉब्लम ढूंढ रहे होते हैं। और सोल्यूशन भी वही आपने कहना कि कॉपी कर लेते हैं, या कॉपी करते हैं, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कल्चर है, फाइनेंस का मसला है, मतलब कल्चर का भी, और फिर परचेजिंग पावर भी है। फिर वो प्रॉब्लम यहाँ है नहीं जो प्रॉब्लम वहाँ है। एग्जैक्टली, वो उनका एक अलग मसला है। तो इस वजह से स्टार्टअप का आप कह रहे हो कि फेल्स होते हैं। और एक जो पॉइंट आपने बीच में कहा, जो मुझे लगता है स्किप से चला गया, वो कि भाई जब तुम्हें स्टार्टअप पे आ ही रहे हो तो तुम्हें पता नहीं चाहिए 3 महीने और 6 महीने मुझे सर्वाइव करना है, जिसमें होता है कि यार बस अभी
कल अमीर हो जाऊं मैं वाला है। ये आपने इसमें मेरा ख्याल है फोकस कम किया, ये वाला फोकस आपने पॉइंट बताया था, लेकिन जो कितना एक टाइम लाइन आप दे देंगे, कम से कम 2 से 3 साल तो लगाए, कम से कम 1 साल तो आपको कम से कम प्रॉफिट की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और कोशिश भी करते हैं कि वो फंड आ जाएगा तो उससे मेरी सैलरी चल जाएगी भाई। अच्छा, ये भी एक मसला है। अच्छा, एक चीज और ना, यहाँ पे जो लोग करते हैं ना, एक हमारे यहाँ पे बहुत अनरियलिस्टिक किस्म के लोग उम्मीदें रखते हैं। हमारे यहाँ पे होता यह है कि अब मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको बताऊं ना, एक हमारे पास जो स्टार्टअप्स आते थे, मेरे काफी इंटरेक्शन उस जॉब के दौरान मेरा उनके साथ रहा, तो वो ये था कि स्टार्टअप आके कहता था कि जी, अब लोगों ने शार्क टैंक देखे होते थे, शार्क टैंक यूएस, इंडिया और पाकिस्तान वाले, तो आके बोलते जी हमें कितनी, जी हमें ना $1 मिलियन की फंडिंग चाहिए। यार भाई, तुम काम क्या करते हो, तुम्हारा बिजनेस क्या है? जी मैं फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है मैं वेंडिंग मशीन्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तुमने अभी तक बिजनेस कितना किया? जी अभी तो मैंने किया नहीं है। अच्छा, वेंडिंग मशीन्स है तुम्हारे पास? वेंडिंग मशीन्स भी जी अभी तक मैंने नहीं ली हुई है। अच्छा, तो तुम अभी तक बिजनेस कितना किया? जी मैंने अभी तक 1 लाख रुपए का बिजनेस किया हुआ 6 महीनों में। और फंडिंग वो कितनी मांग रहा है? $1 मिलियन की फंडिंग मांग रहा है। फंडिंग वो कितनी मांग रहा है? वो कम से कम बोलता है मुझे 1 करोड़ रुपए आप दे दें। भाई तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम रियलिस्टिक किस्म की मिसाल कोई ऐसी ऑफर दो या कोई ऐसा बिजनेस करके आओ तुम्हें दूसरे बंदे पे ट्रस्ट हो। इनको ये लगता है कि शायद मुझे लगता है कि जो चीज़ सीखने की बहुत बताने की जरूरत है, यार ऐसे नहीं होता। जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो तो आपको कम से कम उसको कोई चीज़ दिखानी पड़ती है। अब इन्वेस्टर भी ऐसे नहीं बैठा हुआ कि वो अपने पैसे उड़ा रहा है कि भाई आज वो ले लो। इनको ये लगता है, शायद हमारे यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि जिस तरह वो बाहर देख कर आते हैं कि बस इन्वेस्टर के पास आप जाओगे, उसको कहोगे 2 करोड़ रुपए, वो ऐसे चेक काट के बोलेगा ये लो 2 करोड़ तुम्हारे हो गए। वो सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, या फिर वो स्टार्टअप की जो टीवी स्क्रीन है उस पर अच्छा लगता है। वो जो स्टार्टअप आते हैं आप उसको देखो भाई, वो जब आ रहा होता है 2 करोड़ मांग रहा है, तो वो कम से कम 50-60 लाख रुपए का बिजनेस भी कर रहा होता है। नहीं, उनकी सेल्स होती हैं, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, बाकायदा हिस्ट्री होती है, ट्रेडमार्क, वो सब कुछ पहले सवाल करते हैं, ये तो तुम्हारी प्रोडक्ट है, इसको तुमने ट्रेडमार्क कराया है या तुम्हारे जो बनाया है इसका डिज़ाइन पैटर्न कराया है नहीं कराया। वो ऐसा नहीं करते कि मार्केट है उस चीज़ की नहीं है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने देखी है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा है, जो वो उसकी बैकग्राउंड देख रहे होते हैं। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब मिसाल के तौर पर उसका बैकग्राउंड था, आपने कहा चप्पल की मिसाल दी, दूध वाले की मिसाल दी, और वो बेच रहा वो कचरा है, तो बोलता भाई जब तेरा एक्सपीरियंस दूध में था तो फिर दूध वाले के साथ जो मैंने देखा इन्वेस्टर्स का, जो मैंने स्टार्टअप देखे, मैं फोकस ये होता है कि उसका पीछे का बैकग्राउंड, फाउंडर पे इन्वेस्ट करते हैं लोग। बिल्कुल, फाउंडर कितना, ये भी नहीं देखते कि उसे प्रोडक्ट को कहते हैं कि तेरी पीछे की 30 साल की जर्नी है या नहीं, 10 साल की जर्नी है या नहीं, पैदा तो अभी आज हुआ है। अच्छा, ये आपने बड़े मजे की बात की तहसीन भाई। दूसरा हमारे यहाँ पे जो एक है ना, ड्रॉप आउट कल्चर जो है ना, लोगों को ये लगता है कि मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम गिने चुने स्टार्टअप होंगे, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं, 1% नहीं, बहुत गिने चुने स्टार्टअप्स होंगे जिनमें ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप आउट करके बहुत बड़ा उन्होंने बिजनेस बनाया। वो भी स्टोरी टेलिंग में किया जाता है ताकि वो अट्रैक्ट करे, रियलिटी में ऐसा नहीं है। ठीक है, और बाकी जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं ना, उनके पीछे क्या, उन लोगों ने जॉब्स की हुई है। वो लोग 10 साल 15 साल जॉब करते हैं, उसके बाद मार्केट में बनाते हैं। हमारे यहाँ पे ये लगता है लोगों को जॉब करना बुरा लगता है कि भाई मैं तो जॉब नहीं करूंगा। मेरे पास जो अगर आता है, मुझसे अगर कोई पर्सनली कोई बच्चा मशवरा मांगता है या मेरे पास कोई आता है, मैं उसको बोलता हूँ बेटा कम से कम अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मैंने वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना है, तो आप कम से कम जाके किसी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में या कोई बड़ी कंपनी के अंदर या जो कबाड़ी है उनके साथ कम से कम 1-1.5 साल आप गुजारो उनके साथ। आप पूरे सिस्टम को चलो कि सिस्टम काम कैसे करता है। आपको पता है नहीं, आपको सिर्फ एक अट्रैक्टिव लगा कि हाँ यार इसमें मुझे पैसे मिल जाते हैं, इसमें मुझे ग्रांट मिल जाती है, आप आगे वो चीज़ शुरू करते, बाकी आपको पता होता नहीं कि मैंने करना क्या है। और उनको आइडिया भी नहीं होता, टर्म्स भी नहीं पता, टेक्नोलॉजीज भी नहीं पता होती, टर्म्स भी नहीं पता होती। बस वो आजकल वो बस आसान भी हो गया ना, वर्डप्रेस की वेबसाइट लेते हैं, या तो मैंने कहा वो AI की, अब तो क्लाउड ने आसान कर दिया, कमांड में। मैं आपको एक बात बता दूं ना, मेरे पास भी रिसेंटली एक बंदे ने मुझे रीच आउट किया है, तो मैंने कहा मेरा एक स्टार्टअप है। मैंने बोला भाई वाह यार, कोई बंदा मेरे पास कोई, मैंने कहा वेबसाइट भेजो जरा, तो वेबसाइट मैंने उसकी देखी, तो वेबसाइट उसने लवेबल से बनाई, एक डोमेन खरीदा, लवेबल से वेबसाइट कमांड डाली, वेबसाइट बन गई। अच्छा, तो मैंने बोला भाई आप क्या करते हो, कबाड़ी वाले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने बोला तुम्हारे पास कितना बिजनेस है? नहीं यार ये तो अभी शुरू किया है। तो मैंने भाई शुरू किया तो कुछ तो कर रहा होगा, या बस पॉडकास्ट में? मैंने वो पॉडकास्ट में आएंगे तो मार्केट करेंगे ना, तो जब भी तो चलेगा। देखा यार तुझे मेरा प्लेटफॉर्म मिला है। फिर मुझे कैसे पता चला, मैंने उसकी वेबसाइट क्लाउड पे दी, क्लाउड पे मुझे रिसर्च 2 महीने भी नहीं हुआ है, ठीक है, 2 महीने भी नहीं हुए, वेबसाइट बने हुए और उसका स्टार्टअप है। फिर मैंने कहा चलो यार होता है, मैंने कहा उसका बैकग्राउंड पूछा, तो वो बेसिकली वो एक डिज़ाइनिंग का काम करता था पहले। अब काम तुम्हारे जो उसकी एज थी, फिर मैंने उसकी एज पूछी तो 38 उसकी एज थी, 18 साल तुमने डिज़ाइनिंग पे काम किया है, और तुम्हारा जो स्टार्टअप है वो कबाड़िया.com एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ठीक है, और अभी भी वो कर सकता है अगर वो 1 से 1.5 साल अगर इसको दे देना और इस सिस्टम को समझ जाए ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है उनको फ्री में सीटें मिलती हैं यार, आप लोग फ्री में सीटें देते हो।
नहीं है ये मुझे मेरे ये अपना एनालाइजिंग है। अच्छा नहीं, ये जो NIC में और इंक्यूबेशन वाले में ना, वो उनको मेरे ख्याल कोई क्राइटेरिया, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, बट मुझे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनको फ्री में सीटें मिल जाती हैं। तो क्या यार, क्योंकि बस पिच मारना है, पिच मारने के बाद बाबा 3 बंदे अपन बैठ जाएंगे, तो उनको फ्री में सीटें मिल जाती हैं। और शायद चाय भी फ्री में दे रहे हैं क्या? नहीं तहसीन में ऐसा तो कुछ नहीं होता। मैं भी अभी एक इंक्यूबेशन सेंटर का हिस्सा हूँ, बल्कि एक इकोसिस्टम का हिस्सा बना। आपने सैगा का नाम सुना होगा, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे बाद में। तो होता यह है कि NIC में ऐसा नहीं होता। ये लोग आते हैं, आइडिया पिच करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर जजेस होते हैं, वो जज करते हैं। और NIC का बनाने का पर्पज़ ही, NICs और ये सैगा जैसे सेंटर गवर्नमेंट का बनाने का पर्पज़ ये है कि इस तरह के स्टार्टअप्स को बिजनेस के काबिल बनाया जा सके। अब उसके पास आइडिया है, अच्छा ठीक है, वो आ गया है। तो अब NIC के अंदर या सैगा के अंदर अगर आप आते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि आप आके बैठ गए, आपको सीट मिल गई, आप जो मर्जी वहां पे करें। उसके बाद ये होता है कि इनका पूरा करिकुलम होता है, वो आपको बिजनेस करने पे वो करते हैं, वो आपको मार्केट रिसर्च करवाते हैं। वो फिर आपको बताते हैं कि आपने मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करनी है, अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है। दूसरा, आपने अपने ब्रांडिंग कर लिया तो आप इसको मार्केट कैसे करोगे, कौन आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है। अब अगर आप एक आम बंदे से पूछेंगे आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, जो मैंने बात की थी कबाड़ी, बोलता जी पूरा पाकिस्तान मेरी टारगेट मार्केट है। भाई पूरा पाकिस्तान कैसे तुम्हारी टारगेट मार्केट है? वो पूरी दुनिया भी होती है इनकी भाई। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो NIC इन जगहों पे जाके वो चीजें ये सीखते हैं कि भाई आपकी मार्केट बहुत छोटी होती है, आपको पता होना चाहिए, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, आप उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर काम कैसे कर सकते हैं। तो वो चीजें बहुत मैटर करती हैं वहाँ। नहीं, मुझे ऐसा ना एक तफरी वाला वर्ड आ रहा है, बोला है वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं यार एक नीच सेलेक्ट करो, कहते हैं यार हम नीच आदमी थोड़ी है और दूसरा तहसीन में मुझे ये भी लगता है ना कि बहुत से लोग स्टार्टअप्स ना सिर्फ एक अब ये बहुत अजीब सी बात मुझे लग रही, कहनी चाहिए या नहीं, हमारे यहाँ पे एक फैशन बन गया है, हर बंदे को अपने नाम के साथ CEO लगाना है और लगा रहे हैं। CEO लगा देते जी, मैं CEO ये हूँ, फेसबुक पे लिखा होता है मैं CEO ये हूँ, होता कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल 300 रुपए या 500 रुपए के कार्ड प्रिंट हो जाते हैं, उसके बाद वो कार्ड भी प्रिंट कराता है। हाँ यार, वो कार्ड से मुझे याद है, मैंने अपने कार्ड भी प्रिंट कराने तहसीन भाई, वो चीज़ें। बट हाँ, ये चीज़ें वो बड़ा अच्छा लगता है, कूल लगता है। आप किसी जगह पे जाते हो, शशके होते हैं थोड़े से, हाँ यार जी मैं तो CEO हूँ, मैं CEO फलाना, मेरी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन है, ये चीज़ें तो बहुत अजीब सी लग रही होती है। मुझे लगा था ये लोग को चीज़ें सीखने की ज़रूरत है यार। हम लोग मिसालें तो देते हैं यहाँ पे, हर बंदा स्टीव जॉब की मिसाल तो देता है, बट स्टीव जॉब से बनना कोई नहीं चाहता, उसे ऐसी मेहनत करना कोई नहीं जानता। हमें मार्क ज़करबर्ग की एग्जाम्पल तो देते हैं, बट मार्क ज़करबर्ग जितना काम करना कोई भी नहीं जानता। हम लोग यहाँ पे जेफ बेजोस है जो अमेजोन वाला है, उसने जब स्टार्ट किया था वो एक अपने ये सारे लोग अपने गैराज के अंदर छोटी छोटी जगहों पे, स्टीव जॉब्स एक बंदे के पास, एक दुकानदार के पास अपनी चीज़ लेके जाता था कि भाई ये ले लो, ये मेरे पास सिस्टम बनाया, तुम ये देखो, ये चीज़ें हैं, ये इस तरीके से काम करता है। इस तरह कोई नहीं करना चाहता। हमें क्या लगता है कि मुझे लगता है कि भाई मैंने प्रोडक्ट बना लिया तो मैंने खुद आएंगे, मैं लोग मेरे पास खुद नहीं आएंगे, मैं किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास जाऊँ, उसको बोलूँगा भाई ये मेरी प्रोडक्ट, मुझे इतने पैसे दो। टेस्ट करने को रेडी नहीं है, हम में से अपनी उसकी मार्केट ट्राई करने को तैयार नहीं है। मेरी मार्केट रेडी है भी या नहीं, मैं ये करने के लिए भी रेडी नहीं हूँ। एक तो मेरे पास कुछ स्टार्टअप वो भी थे जो इवन वो अपने मार्केट, जिसमें हमने कहा ना को फाउंडर बनाना, कि वो बीवी के साथ, क्या डायलॉग था, बीवी के साथ तो शराकतदारी कर सकते हैं, पार्टनर के साथ नहीं कर सकते। बीवी शरीक आप कर सकते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे वो हो जाता है ना कि लोग कहते हैं अगर आप किसी को शरीक बना, ओहो ये तुम्हारा आधा प्रॉफिट ले जाएगा, वो भाई वो आधा तुम्हारे साथ वैल्यू लेकर आ रहा है। अरे भाई नहीं देते, मैंने देखा अगर पार्टनर लाएंगे मेरा तो 5% पे 10% पे बात। ऐसे तो नहीं होता ना, आपके पास कुछ देने को है। मैंने बनाया भाई, वो जो डेवलपर होता है या जो भी होता है मैंने बनाया भाई। तहसीन भाई मैं आपको बात बताऊं, बल्कि आप इतने अरसे से बिजनेस कर रहे हैं तहसीन भाई, 2-3 चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। एक, लोग ना अपना आइडिया शेयर करते हुए बहुत डरते हैं, बोलते हैं यार चोरी हो जाएगा। यार कोई चीज चोरी नहीं होती है। अगर कोई चोरी कर भी लेना, अगर आपका आइडिया ना, तो आपसे अच्छा कर नहीं सकता, आप उससे अच्छा ही करेंगे, एक चीज। दूसरा, हमें ये लगता है कि को फाउंडर नहीं लेकर आना चाहिए। भाई को फाउंडर लेकर आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे होंगे, आपको टेक का बंदा चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होंगे, आपको मार्केटिंग का बंदा चाहिए। आपको एक बंदा चाहिए जो आपके साथ पूरा बैक के ऑपरेशंस देख सके, सही, और उसको उतना शेयर दो कि उसका इंटरेस्ट भी बने। अगर आप फॉर एग्जांपल तहसीन भाई, आप और मैं मिलकर काम करते हैं, ठीक है, आप कहते हैं यार फवाद मैं एक नई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसके साथ तो मैं सब को फाउंडर आ जाओ, तो मैं 3% शेयर दूंगा या 5% शेयर दूंगा। मैं बोलूंगा यार मैं पागल हो गया हूँ 3% के लिए मैं तहसीन के साथ काम कर रहा हूँ, रिस्क भी है, प्रोडक्ट चले ना चले, मैं तो उतना इंटरेस्ट नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 3% जितना इंटरेस्ट लूंगा। उसके मुकाबले में तहसीन भाई मुझे कहते हैं फवाद यार ये चीजें तुम आओ मेरे पास, मुझे दिन के 3-4 घंटे तो मैं 25% शेयर तुम्हें देता हूँ, ये चीजें, तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा। मुझे बहुत, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कल मुझे ज्यादा सिला मिलेगा। अब 3% और 25% में फर्क होता है। हम ऑफर कुछ कर नहीं सकते, पैसे हमारे पास होते नहीं, इक्विटी देते हुए हमारी जान निकल रही होती है। भाई अब तुमने नया शुरू किया, तुम्हें कोई बंदा तो चाहिए ना, तुम्हें एक बंदा चाहिए टेक्निकल टीम का। क्लाउड से चलो तुम एक सॉफ्टवेयर तो बना लोगे, एक वो चीज बना लोगे, बाद में जब उसकी मेंटेनेंस करनी होगी, उसमें कोई मसला आएगा तो उसके साथ क्या करोगे? ऐसा ही है।
क्लाउड को भी तुम्हें पैसे देने तो पड़ रहे हैं ना। अब किसी ऐसे बंदे को ऑन बोर्ड ले आओ जो तुम्हें सारे मसले उसी टाइम हल करके दे सकता हो, तुम्हारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी। जहाँ पे तुम 10 कस्टमर ला रहे हो वहाँ पे तुम 100 कस्टमर ला सकते हो अपने पास। तो वो चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा फवाद भाई, यार थोड़ा सा रह गया, बहुत सारी चीज़ें हमारी फेलियर में चलेगी। लेट्स थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं सेगा के ऊपर। सेगा इज अ डिपार्टमेंट। सेगा एक तो गेम वाले से भी आता है ना, कि गेम वाले सेगा वो नहीं है। स्पेलिंग आप बता दीजिएगा व्हाट एग्जैक्टली वो कर भी क्या रहा है। अच्छा, सेगा एक तो SAGA सेगा गेम्स वाला है, जिसमें वो सोनिक और इस तरह की गेम्स वगैरह जो बड़े नॉस्टैल्जिक गेम OG गेम्स जो थे वो थे। और दूसरा गवर्नमेंट ने एक बनाया सेगा गेमिंग के लिए बना हुआ CEGA, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड एनिमेशन। आजकल मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और सेगा बेसिकली उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है। जिस तरीके से आप देखें गेमिंग एंड एनिमेशन की जो इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, वो अराउंड मेरे ख्याल से $600 बिलियन से उससे ज़्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत बड़ी, जो कि मेरे ख्याल से हॉलीवुड से भी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, बहुत बड़ी। और बड़ी इंडस्ट्री इस वजह से बन रही है कि जिसके भी हाथ में मोबाइल है तो वो गेमिंग एंड एनिमेशन का कस्टमर है किस तरीके से, या वो गेम खेल रहा होगा या वो कोई एनिमेशन देख रहा होगा, कुछ ना कुछ तो वो कर रहा होगा, या अगर कोई ऐप भी यूज़ कर रहा है तो आजकल ऐप्स भी गेमिफाई हो गए, चीज़ें हो गई हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने पहले तो सेंटर्स हमारे बने हुए थे, NICs, जिस तरह हमने बात की NICs थे। NICs ये थे, वो इंडस्ट्री एग्नोस्टिक थे, वहाँ पर हर किस्म के स्टार्टअप्स वगैरह वो जा सकते थे। और दूसरा फिर गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि यार ये बहुत बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट में जाने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो, अब वो एक और बात है, पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपर्स हैं वो तकरीबन 10 से 20 हज़ार के दरमियान डेवलपर्स हैं, और दुनिया में बहुत ज़्यादा नीड भी है इस चीज़ की। तो एक उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, IT को, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड सेगा। सेगा बेसिकली एक कराची में है और एक लाहौर में नेस्टिप में है, कराची में NED यूनिवर्सिटी में है, मैं कराची में होता हूँ। और ये जो है पूरा इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। एक तो सेगा के अंदर आपको कोवर्किंग स्पेस मिल जाती है, अगर आप गेमिंग एंड एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी, अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं या आप इंडी गेम डेवलपर हैं, आप कोई एनिमेशन मेकर हैं, तो आपको अगर कोवर्किंग की स्पेस चाहिए जहाँ पे आपको इंटरनेट मिले, जहाँ पे आपको चाय मिले, जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिले। आप तसीम भाई आए भी हैं आई थिंक सेगा 1-2 मरतबा, तो आपने देखा है कितना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है, तो वो वहाँ पर आ सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर हमारा इंक्यूबेशन स्पेसेस है। इंक्यूबेशन स्पेसेस में ये है कि हमारा हर 6 मंथ बाद एक इंक्यूबेशन का जो हमारा एक है एक राउंड आता है हमारा, उसके अंदर हम इंक्यूबेट करते हैं 6 मंथ के लिए। वो भी जो गेमिंग और एनिमेशन से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए हमारा है पूरा, वो एक 6 मंथ का हमारा पूरा एक प्रोग्राम है जिसमें हम उनको पूरा ग्रूम करते हैं। और एट द एंड ऑफ 6 मंथ तो पूरा एक स्टार्टअप डेवलप हुआ होता है। अगर कोई पहले से डेवलप आया तो इस काबिल होता है कि इन्वेस्टमेंट उठा लेता है, और अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट उठाई होती है तो वो और भी ज़्यादा स्केल अप कर जाता है। तो उसके हमारी तरह की डिफरेंट मेंटोरशिप्स हैं। मेंटोर्स भी हमारे जो है वो इंडस्ट्री के लोग ही हैं जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में है काफ़ी पिछले कई सालों से, वो आके उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। किसी को गेम पब्लिश करना नहीं आ रहा तो उसको वो बताते हैं, किसी ने गेम पब्लिश किया होता है उसकी व्यूवरशिप नहीं आ रही होती, उसमें उसकी हेल्प हो जाती है। तो ये सारी उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है 6 मंथ। तीसरा जो इसका कंपोनेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज ट्रेनिंग्स हमारे 6 जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं उसमें होती हैं एक प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, 3D एनिमेशन, यूनिटी और अनरियल। 4 जो कोर्सेज हैं उसके लिए हमारे कोई ऐसा सच रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, कोई भी उन्हें कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। और जो 2 कोर्सेज हैं यूनिटी और अनरियल डेवलपमेंट जो हार्डकोर गेम डेवलपमेंट के हैं, उसके लिए हमारी होती है कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ऐसा सच हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, वो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आ सकती है तो आप यूनिटी और अनरियल में भी एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे और कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज जो है वो साल में 4 मरतब होते हैं और 3 मंथ बाद आते हैं। अभी मई में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, मई जून जुलाई होगा, फिर अगस्त में हमारा बैच स्टार्ट होगा, फिर नवंबर में हमारा बैच स्टार्ट होगा और फिर फरवरी में हमारा बैच स्टार्ट होगा। अक्रॉस द ईयर हमारी वो चल रही होती है। हमारी वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, वहाँ पर अपना डेटा वगैरह जो बेसिक हमसे पूछा थी किस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं। आप हमारे सेंटर्स विजिट कर सकते हैं। अगर आप लाहौर में हैं तो आप नेस्टिप जाके विजिट कर सकते हैं, अगर आप कराची में हैं तो आप NED में आकर विजिट कर सकते हैं, सेगा विजिट कर सकते हैं। आपको फैसिलिटीज़ भी देखें, वो चीज़ें होती हैं। तो ट्रेनिंग हम करा रहे हैं, इसका पर्पज़ यही है कि हम लोगों ने नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर तकरीबन 10,000 लोगों को हमने ट्रेन करना है। ज़बरदस्त है। इसमें ऑनलाइन ऑफ साइट ये सारी हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है। चौथा हमारा पार्ट है कम्युनिटी का। वो हमारा यही सिस्टम है, पूरा एक इकोसिस्टम बनाना कि अगर हम बंदों को ट्रेन दे रहे हैं वही बंदे फिर हमारे पास इंक्यूबेशन में भी आ जाते हैं, स्टार्टअप्स बनाते हैं। दूसरा कम्युनिटी का पर्पज़ यही है कि जो गेमिंग और एनिमेशन की जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ लोगों ने बनाई हुई है, जो डिस्कॉर्ड्स पे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कम्युनिटीज़ हैं, उन कम्युनिटी को इकट्ठा करना और एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन कराना। क्योंकि जब सेगा में आने के बाद मुझे एक चीज़ ये बहुत रियलाइज़ हुई है कि बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको एक दूसरे के बारे में पता नहीं था, उनको सेगा में आके उनको पता लगा कि यार ये भी काम कर रहे हैं गेमिंग पे, तो वहाँ से नई टीम्स भी बनी है। हमारा पिछले दिनों गेम जैम हुआ था, तो उसमें हमारे जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स के जो थे, मतलब एक प्री प्रोडक्शन की ट्रेनिंग के, तो प्रोडक्शन की ट्रेनिंग के,
जो अनरियल की ट्रेनिंग है वो लोग इकट्ठे होकर उन्होंने टीम्स बनाई, कंपटीशन में हिस्सा भी लिया और वो जीते भी काफ़ी ऐसी हैं जो ऑल वुमेन टीम्स हैं, वो भी थी हमारे पास जो कि सिर्फ ख़वातीन थी, उन्होंने भी किया कंपटीशन। तो ये चीज़ें भी हो रही थी कि कम्युनिटी भी बन जाती है। तो पूरा एक इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई और मुझे चाहिए कि लोगों को इससे फ़ायदा लेना चाहिए। और दूसरा ये कि कोर्सेज होते फ्री हैं बट इट्स वर्थ, मतलब $1,000 के $1,500 के कोर्सेज की जो फीस है वो गवर्नमेंट पे करती है, आपके लिए फ्री है। ये बिल्कुल फ्री से नहीं होते, बाद लोग फ्री को समझ के बिल्कुल वो लाइट ले लेते हैं उसे। इसकी अपनी एक कॉस्ट है जो गवर्नमेंट पे कर रही होती है और इनके टैक्सेस के पैसे से ही पे हो रहे हैं, तो लोगों को चाहिए इससे ज़्यादा फायदा उठाएं। तो आप भी क्या वो जो 17-18 ग्रेड्स के इसके हिसाब से सैलरी वैलरी का सिस्टम और इस तरह का पूरा सिस्टम है हमारा? तो आप ना गवर्नमेंट का तो एम्प्लॉय भी गवर्नमेंट हुए या नहीं? नहीं, हम लोग सेमी गवर्नमेंट कहलाते हैं। ये मैं कहने से हम वी आर कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज और हम लोग काम कर रहे हैं। हम नेटवर्क का ये प्रोजेक्ट है, हम नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। हम नेटवर्क ने ये प्रोजेक्ट लिया हुआ है गवर्नमेंट से, वो उनके साथ काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ। और बेसिकली देखें हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं नहीं है, उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि यार मेरा अपना पर्पज़ यहाँ पर यही है इस जगह पे आने का और इस जगह के इतना लगे। मुझे ये चीज़ दिल ज़्यादा अजीज़ इस वजह से कि यार यहाँ पर आके बच्चों को मैं कुछ, मतलब अगर मुझे बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बच्चे यहाँ पर आके सीखते हैं, उनका अगर कुछ भला होता है तो इससे ज़्यादा और बड़ी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती है। मैंने अपना ये रखा हुआ है कि बल्कि अगर जो बच्चे कनेक्ट भी करना चाहें, मेरा अपना ये होता है कि जब मैं छोटा था तब आई मैट्रिक क्लास में था तो मुझे ऐसा चीज़ों की कोई थी नहीं कि यार मुझे साइंस पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है, फिर मैट्रिक के बाद मुझे प्री इंजीनियरिंग पढ़नी है, मेडिकल पढ़नी है, मुझे और किसी चीज़ों का पता नहीं था। उसके बाद जब मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया मेरे BS में, तो तब भी मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं कि यार मेरी क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो अब मैंने ये रखा हुआ है कि मैं हर वीक में तकरीबन 4 आवर्स जो है वो मैं बच्चों को देता हूँ। 4 आवर्स ये कि वीकेंड्स पे दो घंटे सैटरडे को, 2 घंटे संडे को। अगर किसी ने भी रब्ता करना हो तो इट्स लाइक मेरी तरफ से फुल वॉलंटियर होता है। अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मशवरा चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो आई एम अवेलेबल फॉर देम। इसके अलावा दे कैन कम टू सेगा, वहाँ पर भी अगर गेमिंग एंड एनिमेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी चीज़ हो, उसके अलावा भी अगर आप स्टार्टअप या किसी भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कम टू अस। हमारे दोस्त सारे वहाँ पर होते हैं, हम लोग जो है वी आर देयर फॉर यू। हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर और जितना ज़्यादा लोग आते हैं हमें उतनी ज़्यादा खुशी होती है। सो अच्छा ये बताइए कि अभी तक स्टार्टअप आपने पब्लिक पे किया है? क्योंकि अभी तो रिसेंट नहीं खुला ना सेगा, कोई स्टार्टअप पब्लिक करा, किसी की ऐप चले गई है या? हाँ अभी तो है हमारे स्टार्टअप। हमारा पहला बैच जो है वो अभी नहीं, ऐप पब्लिक होके गेम में बनाया किसी ने? नहीं, गेम बनाए बच्चों ने भी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है नाम उनके, मुझे बता बंदों के नाम नहीं, वैसे ही कह रहा हूं। हाँ गेम हुए हैं, बच्चों ने बनाए हुए हैं, पब्लिश भी किए हुए हैं। अभी हमारा एक इन्वेस्टर समिट भी होने वाला है जिसमें हम हमारे जो बच्चे थे 10 स्टार्टअप से, उसके 20 स्टार्टअप से मेरे ख्याल से 10 यहाँ पर है और 10 उधर है, क्या नाम है उसका, लाहौर में है। ठीक है, इतना ही है। तो वो चीज़ें हैं, तो उनके लिए भी इन्वेस्टर समिट भी हमारा होने वाला है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आएंगी, काफ़ी चीज़ें लोगों को पता भी लगेंगी, फिर वो भी काफ़ी अच्छा होगा। फिर आखिरी फेलियर वाले में सवाल दोनों का कंबाइन कर सकते हैं, लोग कॉमनली क्या मिस्टेक्स करते हैं? स्टार्टअप पे हमने वो करा है कि सेगा में भी आपने देखा होगा, इसमें भी देखा होगा। बिल्कुल फाइनल एक कमेंट देते हुए कि हम आगे की तरफ चल रहे हैं, क्लोजिंग की तरफ, कि एक कॉमन मिस्टेक जब करेंगे यार ये तो मैंने हर स्टार्टअप में देखी है, एक अगर क्योंकि उसमें हमने 4-5 क्राइटेरिया तो पढ़ लिए ना कि वो को फाउंडर नहीं करते, स्टडी नहीं करते, कोई एक कॉमन मिस्टेक आपने देखी हो सब में? अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक, एक सजेशन भी है जो लोग यहाँ पे करते हैं, वो ये कि प्रॉपर रिसर्च नहीं करते लोग। बेटा सबको एक ही सजेशन होती है, मेरा एक ही वो होता है, जो भी मुझसे बात पूछता है तो मैं कहता हूँ आप चाहे 10 साल लगा लें अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, बट आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। अगर आपने 10 साल में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली ना, तो अगले 1 महीने या 10 महीने में आप उतना कमा लेंगे जितना आपने 10 साल में अपना टाइम वो किया होगा। और अगर आप 10 साल तक डिफरेंट आइडियाज़ पे अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये भी होती है, एक तो ये एडवाइस है कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, विच इज़ बहुत नेसेसरी। और दूसरा एक चीज़ और होती है फेल फास्ट, जिसे मैं कहता हूँ, वो ये है कि अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आप भी कहते हैं, आप कहते हैं नहीं यार ये मैंने करना है, तो उसको करो और जल्दी अगर आपको पता लग रहा है कि यार ये नहीं चल रहा, जल्दी से फेल करके दूसरा आइडिया करो। हमारे यहाँ पे ये है ना कि लोग दिल से चिपका लेते हैं कि यार नहीं ये तो मेरी प्रोडक्ट है। आपने भी शायद तहसीन भाई के ज़माने में किया हो, किसी प्रोडक्ट को दिल के बहुत नज़दीक रखा हो, आपको पता है कि यार अब ये नहीं है काम की, बट आप कहते हैं नहीं ये तो मेरा बेबी की तरह है, मैं तो इसको करके दिखाऊंगा। उस चक्कर में ना लोग 5-6 साल ज़ाया कर देते हैं, 5-6 साल बाद भी खत्म नहीं करना उसको, आपको इंसान को पता पहले महीने लग जाता है। ये मैं आपको बताऊँ, आप प्रोडक्ट की बात करें, मैंने प्रोडक्ट और एम्प्लॉय अभी रिसेंटली मेरा आज ही का सेशन हुआ था। प्रोडक्ट और एम्प्लॉय मैं कहता हूँ कि अब बहुत तेज़ी से चेंज होंगे। पहले क्या होता था कि एम्प्लॉय आता था आपके पास 25 साल तक बैठा हुआ, 20-20 साल तक कंपनीज में। अगर आप देखेंगे 3-3 महीने में अब लोग छोड़ के जाते हैं। इवन के जो टूल आज इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, जो AI का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं,
कुछ पता नहीं होता कि वो अगले दिन भी चेंज हो जाए। तो अपने स्टार्टअप को क्यों लेके बैठे हो भाई? तो भाई तुम्हारा जो आइडिया पता चल रहा है कि बना के निकल गया। जो फास्ट फेलियर, तो ये मेरा बड़ा मशहूर डायलॉग है, ये किसी जर्मन का था, मैं अक्सर बोलता हूँ यार बस फास्ट फेलियर हो जाओ, करो निपटो। मतलब मेरा भी होता ऑफिस में, आज एक टूल आया, यूज़ करो, पैसे दो, आगे बढ़ो, यूज़ करो, पैसे दो, आगे बढ़ो। लोग स्टार्टअप को लेके बैठे रहते हैं। मैंने कहा, क्योंकि मुझे भी अपना याद है कि हम लोगों ने कोई टाइम मैनेजमेंट का टूल बनाया था। आज वो टूल बनाना, मैं कह रहा हूँ, जिसको हमने बनाने में 5 साल लगाए थे, वो मुश्किल से मेरा ख्याल है 3 मिनट की सिर्फ कमांड देने की देर है, टूल रेडी। क्लाउड और ये सारे जो है टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आ रही है। तो आपका जो आखिरी में जो बात आपने की ना, फास्ट फेलियर में, कहता है यार को फाउंडर नहीं मिल रहा, बनाओ जल्दी से, नहीं बन रही फिर दूसरा बना लो, फिर नहीं बन रही तीसरा बना लो, फिर नहीं बन रही चौथा बना लो। फास्ट फेलियर इसमें भी जा सकता है। रिसर्च करिए, एक प्रोजेक्ट बनाया नहीं चला, फिर दूसरा बना लो, तीसरा बना लो, चौथा करते रहो। ये मत, अब वो दौर चला गया जिसमें 10-10 साल की प्लानिंग होती थी। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ पता नहीं कि अभी कोई क्लाउड आ जाए, जो आप स्टार्टअप बना रहे हो वो उस पर ऑलरेडी इनबिल्ड हो। ऐसा ही है बिल्कुल। पहले के ईमेल के टूल्स आते थे, मार्केटिंग के टूल्स आते थे, वो सारे। नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे स्टार्टअप है उनको कोई बुक, कोई टूल या कोई ऑनलाइन कोर्स आप अगर सजेस्ट करना चाहते हो। तीनों मैंने एक साथ पूछ लिया, आपके साथ कोई एक भी बता सकते हैं, तीनों भी बता सकते हैं यार। टूल्स तो देयर आर सो मेनी टूल्स, मतलब आप क्लाउड के पास यूज़ कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए और चीज़ों के लिए। बुक मैं एक हाईली रेकमेंड करूंगा, मुझे उसका राइटर का नाम भूल गया, बट आई थिंक गूगल वेंचर्स वालों ने किसी में लिखी थी, गूगल का नाम है स्प्रिंट। स्प्रिंट इज बेसिकली आपको बताता है कि एक स्टार्टअप को आप कैसे एक हफ्ते के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। सही फेल फास्ट वाला कॉन्सेप्ट है। आप वो बुक पढ़े, आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। पूरा एक उन्होंने सिस्टम बनाया होता है कि किस तरह से आइडिया जनरेट होता है, किस तरीके से उस पर काम होता है, और किस तरीके से आपको एट द एंड ऑफ अ वीक आपको पता लग जाता है कि स्टार्टअप फेल हुआ है या फेल होगा या नहीं होगा। तो ये एक रीड मैं यही करूंगा। दूसरा टूल, यार कोर्सेज बहुत ज़्यादा आते हैं और काफ़ी लोग फीसों का भी कह रहे होते हैं। अब मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए लोगों के बारे में, पर यूट्यूब से अच्छा टूल कोई भी नहीं है। मतलब यूट्यूब आपको जितनी नॉलेज दे रहा है ना, जितना आप वहाँ से सीख सकते हैं फ्री में ना, मतलब डोंट थिंक सो के अगर आप में सीखने की लगन है ना तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। आप यूट्यूब कंज्यूम करें जितना ज़्यादा, बट आप थोड़ा सा आप अपने काम की चीज़ें उसमें देखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप उससे सीख सकते हैं। अब आपसे पर्सनल सवाल है आपका, नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपने आप को खुद, फहाद भाई जो है, अपने आप को कहाँ प्रोजेक्शन में देख रहे हैं? सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, या कोई ऐसा टूल जो आप खुद कहते हैं यार मैं ये सीखना चाहता हूँ? नेक्स्ट 5 ईयर में शादी के साथ, शादी करके 2 बच्चों में घूमना चाहता हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं आप। ये मैं कहता हूँ यार, शादी करके 2 बच्चों के साथ। इससे पहले वाला ऐसा काट दे, मेरी अम्मी को सिर्फ यही दिखा दें कि यार वो खुश हो जाएंगे, चलो शादी कर रहा है बेटा। ये काटेंगे नहीं, ये पूरा पार्ट बेचेंगे, आइडिया मैंने। हाँ यही है बस। नेक्स्ट 5 ईयर्स कोई ऐसा स्किल जो सीखना चाहते हो? यार स्किल जो मैं सीखना चाहता हूँ वो ना, अपने पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ी बहुत कामनेस लेके आना चाहता हूँ। सही है, मुझे तो मसला नहीं दिखाया था, थोड़ा सा वॉइस होना चाहिए। नहीं वो है, मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत सी चीज़ें ना, अभी भी मैंने बहुत चेंज भी किया खुद को। मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें ना अभी भी मैं बहुत तेज़ी से करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो मुझे लगता है फिर आप शादी करने से लो जाएंगे खुद ही। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज, कोई एडवाइस जो आपको मिली हो अपनी ज़िंदगी में, या फिर आपके अपने तजुर्बेकार से हो, क्या ये मेरा तजुर्बा है, मैं जाते जाते देना चाहता हूँ? एडवाइस यही जिससे मैंने स्टार्ट किया था, जिससे आपने बात की थी, यार अपने फेलियर्स को एज अ बैज अपने सीने पे लगाएं सक्सेस से ज़्यादा। फेलियर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। जैसे आज आपने अपनी पॉडकास्ट में किया है, आपने कोई अपनी कामयाबी नहीं बताई, अगर मैं देखूँ तो। कामयाबी है भी नहीं शायद अभी, मेरी यही कामयाबी कि मैं बहुत ज़्यादा फेलियर्स है। नहीं है था, सही है। अच्छा, अब इट्स ऑल डिपेंड, यार हमारे पास टाइम कम है फवाद भाई। इट्स ऑल डिपेंड आपके कमेंट्स के ऊपर। आप कमेंट करें और आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप कमेंट करके बोलेंगे मुझे फवाद भाई के साथ कनेक्ट करना है, सैगा जाना है, मेरा गेम में इंटरेस्ट है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कमेंट। तो मैं इनको शेयर भी कर दूंगा पॉडकास्ट की, वो भी रिप्लाई कर देंगे, मैं भी रिप्लाई करेंगे। आपको इनका नंबर चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको डिपेंड करते हैं। और आपको कोई और क्वेश्चन है यार, अब दोबारा बुलाना है, बिकॉज इनकी पूरी टीम है। और दानियल भाई चुपके से बैठे हुए हैं, अब चाहते हैं इनकी पूरी टीम के साथ दोबारा एक हमने पॉडकास्ट ऐसे सैगा में स्पेशली भी की हुई है खबर भाई के साथ, अब वो भी चेक कर सकते हैं कि वो कैसे बिल्ड हुआ हुआ है, कैसे उसमें इनरोल होना है। तो वो भी आप पॉडकास्ट जाके देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में मेंशन करें। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।